दोस्तों नमस्ते। आज की क्लास चौथी क्लास है और इससे पहले राजस्थान इतिहास के स्रोत के बारे में तीन क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज चौथी क्लास है। जो भी विद्यार्थी आज नया जुड़ रहा है ना, पहले तीन क्लास देख के आना, वरना ये क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो आपके समझ में आएगी और आप प्रश्न ढूंढते रह जाओगे, किताबों में मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप समझना प्रश्नों का स्तर वैसा ही है जैसा वर्तमान में चल रहा है। और आज थोड़े मैंने प्रश्न की भाषा चेंज की है ताकि आपको एक शिलालेख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। ठीक है, कल और शिलालेख के बारे में क्लास रहेगी और उसके बाद मैं संडे को मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी जो स्रोत के द्वारा या कहूँ कि ऐसे सिक्कों के द्वारा जानकारी मिलती है या फिर और भी बहुत सारे स्रोत हैं, उनको मैं कॉमन लगभग 15 प्रश्नों की क्लास वो दूंगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न समझना और कहीं भी आप एक दिमाग में रखना कि इन प्रश्नों को आप कहीं भी भेजकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक उत्तर मैं बता रहा हूं। और अगर कोई गलत प्रश्न हो भी जाता तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसकी न्यूज दे दूंगा। ठीक है, प्रश्न को समझना आप, प्रश्नों का लेवल हमेशा ही अच्छा ही रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप समझना। कोडमदेसर का लेख किस मारवाड़ राजा का उल्लेख करता है? ठीक है, आप नोट लगाकर अपनी कॉपी में ये चीज लिख लेना कि बहुत कम किताबों में इस शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है कि कोडमदे का लेख किस मारवाड़ राजा का उल्लेख करता है, तो वो हो जाएगा राव जोधा। ठीक है, राव जोधा के द्वारा तालाब के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे इससे एक और प्रश्न आएगा, तब उसमें मैं चीज आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये शिलालेख मारवाड़ से संबंधित है और मिलता वैसे बीकानेर में। कहाँ मिलता है? ये बीकानेर में मिलता है। और यहाँ कहते हैं कि राव जोधा के द्वारा तालाब बनाया गया था, उसकी जानकारी मिलती है। और थोड़ी इस प्रश्न की डिटेल है जो इसका मैंने अलग से एक प्रश्न बनवाया है और वो आपको मैं हल करूंगा। ठीक है, इतना आप इसमें ध्यान रखना कि बीकानेर से मिला है और राव जोधा के द्वारा यहाँ तालाब निर्माण की जानकारी मिलती। ठीक है, इतना सा आप समझना इस प्रश्न को, है ना। इतना डीपली प्रश्न नहीं बनेगा। इस प्रश्न को आप देखना, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति बहुत उपयोगी है मेवाड़ की जानकारी के लिए और मेरे अनुसार ये आपके कंप्लीट कंसेप्ट के लिए हो जाएगा। आज मैंने थोड़ी प्रश्न की भाषा चेंज की है। आपको समझना इतना है कि इस परिस्थिति में वास्तविक चीज क्या है, क्योंकि परिस्थिति बहुत बड़ी है, लगभग 4 पेज में ये लिखी गई विवरण दिया गया है, परंतु अपन को काम की चीज देखनी है कि इसके में इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति 1460 की है के कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है कि राणा बप्पा हमीर और मोकल की उपलब्धियों का वर्णन है। बिल्कुल सही कथन है। बप्पा का भी नाम मिलता है, हमीर का नाम मिलता है और मोकल की उपलब्धियों का विवरण कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कुंभा की आबू विजय, नारायण विजय, बसंतपुर विजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो ये भी लाइन बिल्कुल सही लाइन है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति मुख्य रूप से कुंभा कालीन ही है। कुंभा की आगे देखो विवरण मैंने डाला है। इसमें कुंभा के दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु की उपाधियों का उल्लेख किया गया है। ये लाइन स्टार लगा के आप लिख लेना इसके अंदर कि राणा कुंभा की इन 3 उपाधियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछ ले कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में राणा कुंभा की कौन सी उपाधि नहीं है, तो इन 3 उपाधियों का विवरण दिया गया है। ध्यान रखना, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु। ठीक है, अब देखो कुंभा द्वारा रचित चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत राज रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो कुंभा के कालीन बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख, जानकारी देने वाला शिलालेख है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करना। यहाँ प्रश्न बन चुका है, 2 लाइनों का प्रश्न अभी तक पूछ लिया है, इसलिए मैंने आपको इसको कंप्लीट करवाने का काम किया है। कुंभा की रचनाओं का वर्णन मिलता है और कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है, कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है और इस प्रस्तुतिकार था महेश भट्ट। ठीक है, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति का कौन था? महेश भट्ट था। याद रखना, महेश भट्ट के दिमाग में आप याद रखना, प्रश्न
पूछ सकता है, ठीक है। तो महेश भट्ट था। तो पांचों ही कथन बिल्कुल सत्य कथन है। आप दिमाग में रखना कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है, और बप्पा हमीर और मोकल की उपलब्धियां बताती है, कुंभा की विजयों की जानकारी देती है, कुंभा की उपाधियों की जानकारी देती है, और कुंभा की रचनाओं की जानकारी देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है, और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो अगर प्रश्न अब बनता है तो आप कभी भी यहाँ से गलत मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, कुंभलगढ़ शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 के बारे में कौन सा कथन सही है? कुंभलगढ़ शिलालेख भी हमारे मेवाड़ के शासकों के बारे में बहुत शानदार जानकारी देता है, और जो उपयोगी चीज थी मैंने आपको यहाँ डाल दी, ठीक है। ये शिलालेख 5 शिलाओं पे, सबसे पहले तो कितने शिलाओं पे ये शिलालेख है? 5 शिलालेख कुंभ श्याम मंदिर में उत्कीर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। इस लेख में बप्पा को विप्रोवंशीय कहा गया है। ये लाइन स्टार लगा के आप अपने एग्जाम कॉपी में लिख लेना, और ये छपने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना कि बप्पा को किस शिलालेख में विप्रोवंशीय कहा गया है, विप्रोवंशीय कहा गया है। ये लाइन स्टार लगा लिखना, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आप याद रखना कि कुंभलगढ़ शिलालेख कौन सा है? 1460 वाला है, ठीक है। तो आप ये लाइन स्टार लगा के ये लाइन अपने अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। ये लाइन भी स्टार लगा लेना, ठीक। इस लेख में हमीर के द्वारा चेलावाड़ को जीतने और विषम घाटी पचानन की उपाधि मिलती है, ये भी आप स्टार लगा लेना। 2 लाइन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो बप्पा से संबंधित कहते हैं कि विप्रोवंशीय कहा गया, एक हमीर की उपाधि विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ शिलालेख में मिलती, ठीक है। इस लेखक के रचयिता कहन व्यास थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इन दो को तो आप 1,00,000 रुपए के दोनों लाइन मान लेना, ठीक है। स्टार लगा के इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये है कुंभलगढ़ शिलालेख, और ये 5 ही कथन बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनाने का उद्देश्य है कि आपको कुंभलगढ़ परिस्थिति के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई, ठीक है ना। इससे बाहर मुझे लगता है कि कुछ कोई प्रश्न बनने वाला है। यहाँ तक यह चीज पूछ ली गई, विषम घाटी वाली उपाधि पूछी गई है, परंतु उपाधि किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख मिलता है। ये प्रश्न अभी तक नहीं बना है, तो प्रश्न बन सकता है ना। रचयिता कहन व्यास था, इसका भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न देखो, मैंने आपको बताया था ना। प्रश्न देखना, महाराणा रायमल की बहन रमाबाई द्वारा कुंभलगढ़ के दामोदर और कुंडेश्वर मंदिर निर्माण का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? ठीक है, कौन सा अभिलेख करता है? ये अच्छा प्रश्न है। और रमाबाई का तो बहुत नाम आता है। कहते हैं कि रमाबाई रणमल के बाद एक बहुत बड़ी साहित्यकार भी हुई थी, हम ये भी कहते हैं। कवि लेखन में इनका योगदान था, ये भी कहते हैं। तो इसके द्वारा कुंभलगढ़ में दामोदर और कुंडेश्वर मंदिर का निर्माण के लिए कौन सा अभिलेख इसका उल्लेख करता है? तो वो है जावर की परिस्थिति। वो कौन सी है? जावर की परिस्थिति के द्वारा इसका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, इतनी बात आप दिमाग रखना। और जावर की परिस्थिति से ये एक अच्छा प्रश्न बना, मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को देखना, प्रश्न बन चुका है। नाड्यालय की परिस्थिति जिसका लेखन ईश्वर सूरी ने किया, मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है ना। अब नाड्यालय का लेख उपयोगी हो जाता है क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन दी गई है। वो लाइन दी गई है कि मेवाड़ की सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है ना, मेवाड़ की सीमा निर्धारित करती है। और वो थे कौन सी परिस्थिति? नाड्यालय की परिस्थिति। ठीक है ना, ये लाइन आप दिमाग रखना कि मेवाड़ की सीमा का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? तो वो नाड्यालय की परिस्थिति का अभिलेख है। इसमें मेवाड़ की सीमा निर्धारित करने के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, इतनी आप लाइन याद कर लेना। अभी तक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न टच नहीं किया है, नाड्यालय का जरूर पूछ लिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ये लाइन पूछ सकता है, मुझे लगता है कि अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, देखना। राव जोधा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज, और ये चीजें परीक्षा में वर्तमान में पूछी जाती है कि कौन से शासक की उपाधि किस में है,
कौन से शासक का विजयों का उल्लेख इसमें है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान में रखना। ठीक है। राव जोधा के द्वारा पठानों और पारसियों को हराने का विवरण देने वाला कौन सा अभिलेख? ठीक है। राव जोधा के द्वारा पठानों और पारसियों को हराने का विवरण देने वाला कौन सा अभिलेख है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाता है और वो है गोशुंडी की बावड़ी का लेख। गोशुंडी की बावड़ी का लेख, ये आप दिमाग में रखना कि गोशुंडी की बावड़ी का लेख राव जोधा के द्वारा पठानों और पारसियों को हराने का विवरण देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो आप ये जरूर दिमाग में रखना, गोशुंडी की बावड़ी का लेख। ठीक है। इस लेख में महाराणा रायमल और श्रृंगार देवी की प्रणय कथा का उल्लेख है, जो जोधपुर की राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है। स्पेशली ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर लेना कि इस शिलालेख में, गोशुंडी के शिलालेख में महाराणा रायमल और श्रृंगार देवी की प्रणय कथा का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। तो ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्टार लगा के इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना कि गोशुंडी की बावड़ी का लेख है वो राव जोधा की पठानों के प्रति और पारसियों को हराने का विवरण मिलता है। ये लाइन बहुत कम किताबों में ये मिलेगी, इसलिए आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। और ये भी देख लेना क्योंकि राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, ये भी आप दिमाग में रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को देखना। हीरावाड़ी का लेख 1540 मारवाड़ के किस शासक से संबंधित है? ठीक है। हीरावाड़ी का लेख हम पढ़ते हैं, मैंने प्रश्न हल करवाया था। हीरावाड़ी का युद्ध 1533 में करवाया था नागौर का दौलत खान। ठीक है ना, दौलत खान, कहीं कहीं हाजी खान भी इसका नाम देता है। ठीक है ना, दौलत खान, हाजी खान और मालदेव की मती। कहते हैं ना कि हीरावाड़ी का युद्ध हुआ था 1533 में। कारण मैंने आपको बताया था कि दौलत खान ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था और मेड़ता पर अधिकार करने के कारण मालदेव ने वहां पर आक्रमण किया, मेड़ता को जीता और मेड़ता को सौंपा किसको था? रायमल को सौंपा था। ये भी मैंने चीज यहाँ अंदर नोट करवाई थी पिछली कक्षाओं में, तो आप यहाँ थोड़ा समझना प्रश्न क्या कह रहा है। हीरावाड़ी का लेख मारवाड़ की स्वास्थ्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा राव मालदेव। ठीक है ना, राव मालदेव। और हीरावाड़ी की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता मैंने यहाँ ऐड की है, स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना कि इस लेख में प्रचलित फद्य सिक्के का उल्लेख मिलता है, जिसका कुछ 8 मण या दान, कुछ मण नामक ऐसा कुछ मिलता है। 8 मणों के बराबर फद्य सिक्के थे। तो इन फद्य सिक्कों का उल्लेख करने वाला भी शिलालेख कौन सा है? हीरावाड़ी का शिलालेख है। और हीरावाड़ी का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो मारवाड़ के राठौड़, और राठौड़ों का शासक कौन था? वो राव मालदेव था। ठीक है, इतना दिमाग रखना। हीरावाड़ी नाम आते ही वैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मालदेव के द्वारा नागौर के शासक दौलत खान को हराया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न देखना, कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि बहुत शानदार प्रश्न अगर बनता एग्जामिनर अगर दिमाग में रखती ये चीज, तो ये प्रश्न बनता तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना शानदार प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के द्वारा राठौड़ों को 56 के मैदान में हराना और मान सिंह के साथ युद्ध का उल्लेख करने वाली कौन सी प्रशस्ति है? ये बहुत है, स्टार लगा के आप ये लाइन अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि राणा प्रताप के विजयों की जानकारी बहुत कम शिलालेख देते हैं, और ये शिलालेख है, ये प्रशस्ति है जो राठौड़ों को 56 के मैदान में हराता है महाराणा प्रताप, और मान सिंह के साथ युद्ध का उल्लेख कौन सा विलेख करता है? तो वो हो जाएगा सुरखंड की प्रशस्ति। स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लेना। सुरखंड की प्रस्तुति में प्रताप के बारे में ये जानकारी मिलती। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और मेरे अनुसार ये आज का सबसे बेस्ट प्रश्न है। अगर परीक्षा में बना तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये तो वैसे प्रश्न इजी है, कोई भी कर सकता है, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इतनी सी जानकारी ऐड की है कि डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की परिस्थिति में महारावल आस्कर, आप ये ध्यान रखना, आस्कर का नाम याद रखना कि किस रानी के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण किया गया था? तो वो थी प्रेममल देवी।
वो कौन थी? परिमल दवे के द्वारा डूंगरपुर में 9 बावड़ी का निर्माण कराया गया था और वहां का शासक कौन था? वो था आसका। ठीक है, इतना आप दिमाग में रख लेना। बहुत कहाँ पे करवाया था? डूंगरपुर में ये करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को देखना, कितनी बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है ना, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ से क्लियर करें कि बीकानेर की परिस्थिति के बारे में अगर कोई आगे प्रश्न बना और मेरे से जो जुड़ा हुआ है वो विद्यार्थी कभी गलत नहीं करे, इसलिए मैंने कंप्लीट जो चीज काम की थी ना वो चीज मैंने यहाँ ऐड कर दी। ठीक है, बीकानेर की परिस्थिति 1594 के बारे में कौन सा कथन सही? ठीक है ना, सही पूछ रहा है ये लेख। इस लेख के अनुसार बीकानेर किले का निर्माण कार्य मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। ये लाइन आप स्टार लगा कर लिख लेना, ये कला संस्कृति में भी आपके काम आएगा, हिस्ट्री में भी आपके काम आएगा। क्या बीकानेर का क्या करता है? रायसिंह। ठीक है ना, वैसे रायसिंह की उपस्थिति मुख्यतः जानी जाती है। रायसिंह क्या करता है? बीकानेर के किले का नवीन निर्माण करता है। ठीक है ना, जब नवीन निर्माण करता है तो उसके देख रेख में मंत्री कौन था? वो करमचंद था। ये आप स्टार लगा कर अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इस लेख में बीका से रायसिंह तक की वंशावली दी गई है। ये भी बहुत उपयोगी लाइन है क्योंकि आरपीसी ने बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं कि उस शिलालेख में कहां से कहां तक वंशावली दी गई, तो ऐसे से प्रश्न बन सकते हैं। तो बीका से रायसिंह के बी आर याद रखना, बीका से रायसिंह के काल की वंशावली दी गई है बीकानेर प्रशस्ति। ठीक है, इस लेख में रायसिंह के द्वारा काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों के विरुद्ध विजयों, ये लिख लेना, विजयों का उल्लेख करता है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रायसिंह के बारे में कि काबुलियों को हराया था, सिंधियों को हराया था और कच्छियों को हराने का उल्लेख करने वाला शिलालेख प्रस्तुति कौन सी है? बीकानेर की प्रस्तुति। ठीक है ना, इस लेख के रचयिता जयिता नामक जैन मुनि था। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। इसके रचयिता कौन थे? जयिता नामक व्यक्ति था। क्या नाम था? जयिता नामक व्यक्ति। ठीक है, जयिता, ये भी आप दिमाग में रखना। तो ये परिस्थिति भी रायसिंह के बारे में बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है, तो ये भी आप दिमाग में रखना कि बीकानेर किले का निर्माण का कार्य मंत्री करमचंद की देख में हुआ था। ये आप लाइन दिमाग में रखना और ये तो स्टार लगा के आप अपनी कॉपी नोट कर लेना कि इस परिस्थिति में बीका से रायसिंह की वंशावली दी गई है और हराया किसको था? काबुलियों को, संधियों को और कच्छियों को हराने का विवरण भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न, ऐसे कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को देखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शिलालेख प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख करता है? बहुत कम शिलालेख हैं जिनमें ऐसी जानकारियां मिलती है, परंतु ये शिलालेख मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसको डालना चाहिए प्रश्न के माध्यम से, ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि कोई प्रश्न अगर आज जब मैंने कोई चीज पूछ ले तो आपके दिमाग में अगर कोई पढ़ी हुई चीज है तो आप उस प्रश्न को हल कर लोगे, जबकि कुछ पढ़ाई ही नहीं है तो तुक्के मारने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब कौन सा शिलालेख है जो सती प्रथा का उल्लेख करते हैं? ठीक है, तो वो शिलालेख हो जाएगा सादड़ी का शिलालेख। आप स्टार लगा के ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि सादड़ी का शिलालेख सती प्रथा का उल्लेख करता है। ठीक है ना, अब इसमें आप एक चीज समझना, इसमें नाम मिलता है ताराचंद। ठीक है, क्या नाम मिलता है? ताराचंद नाम मिलता है और ताराचंद उस व्यक्ति का उल्लेख है जो गोडवाड़ का हाकिम था, जिसकी मृत्यु के साथ उसकी 11 स्त्रियों सती हुई थी। ठीक है ना, तो ये ताराचंद नाम भी आप जरूर दिमाग में रखना कि सादड़ी का शिलालेख में ताराचंद के साथ उसकी 11 स्त्रियां सती होने का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत उपयोगी शिलालेख हो जाता है। और वो कहाँ का हाकिम था? वो गोडवाड़ का हाकिम था। ये भी आप दिमाग रखना कि ताराचंद जरूर आप दिमाग में रखना कि ताराचंद भाई पूछ सकता है। ठीक है ना, ये सादड़ी का शिलालेख है जिसमें सती प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है। अब देखो, ये भी बहुत उपयोगी प्रश्न बैंक हो जाता है क्योंकि बहुत कम किताबों में सिर्फ 1 या 2 लाइन की जानकारी मिलती है, परंतु इसमें आप थोड़ा समझना प्रश्न को।
जगन्नाथ राय की प्रस्तुति के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो आप जगन्नाथ राय की प्रस्तुति के बारे में प्रश्न अच्छा बनता है, ठीक है ना, तो आप इसको दिमाग में रखना और प्रश्न को आप समझना। ये प्रस्तुति बप्पा से लेकर सांगा की वंशावली उपयुक्त करवाती है। ये तो स्टार लगा के ही लिख लेना। ये से प्रश्नों की वर्तमान में शैली है। कुंभलगढ़ का पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो फिर बीकानेर वाला पूछ सकता है, बप्पा बीकानेर वाला बीका से राय सिंह। फिर आप याद रखना जगन्नाथ की प्रस्तुति, जिसमें बप्पा से लेकर सांगा तक का विवरण मिलता है, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सही लाइन है। इस लेख में सांगा को गुर्जर और मालवा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का विवरण है। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। इस लेख में जगत सिंह द्वारा जगदीश मंदिर पंचायत शैली में बनाए गए जाने का उल्लेख मिलता है। ये भी सही लाइन है। इस लेख में जगत सिंह की डूंगरपुर विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चारों ही कथन बिल्कुल सही कथन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी एक तो लाइन याद रखना, ये सांगा वाली याद रखना, मालवा के और गुर्जरों को हराया था। और इसमें वंशावली दी रखी है, बप्पा से सांगा तक की इसके अंदर वंशावली दी गई, ठीक है। इतना आप जरूर ध्यान में रखना। ये दो चीजें तो बहुत उपयोगी चीज है ना। और जगदीश मंदिर का निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था, इसका उल्लेख भी हमें इस लेख मिलता है। और ये मंदिर किस शैली में था, ये मंदिर पंचायत शैली में था। इतना आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ये लाइन देखो, महाराणा राज सिंह, मेवाड़ वाला राज सिंह है, के समय बेड़वास गांव की परिस्थिति के अनुसार उसके किस प्रधान ने विजय सेना का नेतृत्व किया था। ये लाइन भी आप स्टार लगा कर लिख लेना। राज सिंह के बारे में बहुत उपयोगी लाइन है। और ये विजय अभियान था डूंगरपुर के विरुद्ध। ये विजय अभियान किसके विरुद्ध था, डूंगरपुर के विरुद्ध था, ठीक है। ये विजय अभियान किसके विरुद्ध था, डूंगरपुर के विरुद्ध था। और डूंगरपुर के विजय अभियान में राय सिंह की सेना का नेतृत्व करने वाला, ऐसा कहूं कि राय सिंह का प्रधान था। प्रधान कौन था, वो था फतेहचंद। इस फतेहचंद भाई साहब को आप जरूर दिमाग में रखना कि ये किससे संबंधित है, ये मेवाड़ के राज सिंह संबंधित है। और ये किस अभियान में गए थे, ये डूंगरपुर अभियान में गए थे। और इस विजय सेना का इसने नेतृत्व किया था, यह दिमाग में आप रखना। और सबसे बड़ी चीज इस शिलालेख की, शिलालेख की बेड़वास ग्राम की परिस्थिति की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय विजय के बाद वसूल जाने वाले 2 करों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें देशदान और उद्यम दंड है, ठीक है ना। अब देखो उद्यम दंड तो क्या होता है कि विजय के बाद, ठीक है, विजय के बाद कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है ना। कर के रूप में जिसको हराया है वहां वसूला जाता था। और देशदान का मतलब हो गया कि वहां के जो आसपास के गांव थे, ठीक है ना, आसपास के गांव या इलाका था, वहां से वसूला जाता था। तो दो ये कर बहुत उपयोगी कर है, किसी भी शिलालेख में ये जानकारी नहीं मिलती है, परंतु ये देशदान और उद्यम दंड नामक 2 करों का विशेष उल्लेख ध्यान रखना। इन ये लेते कब थे, अगले वाले को शासक को हराने के बाद लेते थे। एक तो लेते थे कि जिसको हराया था उससे लेते, और देशदान था वो था आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर वो कर वसूला जाता था। तो ये 2 चीज आप दिमाग में रखना। और ये राज सिंह के काल का है, ये भी आप स्टाइल लगा के दिमाग में रख लेना और कॉपी में भी याद कर लेना, ठीक है। तो लगभग थे आज के प्रश्न, ये 2 तो मेरे अनुसार सबसे बेस्ट है। इन दोनों को आप जरूर याद रखना। क्या पता कोई प्रश्न बन जाए। और हर प्रश्न की आपको पता है वैल्यू है, हर प्रश्न की, हर अंक की, हर पॉइंट की परीक्षा में वैल्यू होती है, इसलिए आप ध्यान में रखा करो। और ये सीरीज मैंने इसलिए ही चालू की है कि अगर नया प्रश्न बनेगा ना, उसको हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतने ओल्ड प्रश्न हल कर लिए हैं कि ओल्ड प्रश्न हम गलत करेंगे नहीं, ठीक है। ओल्ड प्रश्न हम कभी गलत करेंगे नहीं, क्योंकि हमने हजारों ओल्ड प्रश्न हल कर लिए, ठीक है। अब बात आती है न्यू प्रश्न की। न्यू प्रश्न की, राजस्थान इतिहास की ये सीरीज आपको गलत होने ही नहीं देगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये कोई 1-2 दिन की नहीं है, जैसे भी आप पढ़ते हो, कोई 1-2 दिन में वैसे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई और तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, हमें उससे गुजरना है। और लगभग मुझे लगेंगे 3 महीने, लगभग
3 महीने में मैं राजस्थान इतिहास आपको कंप्लीट करवा दूंगा। हर टॉपिक की 6 से 7 क्लास करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप साथ में नोट्स बनाते रहो या फिर आप इस क्लास की जो पीडीएफ मिलती है उसको आप सेव करते रहो। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ और कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। कभी होता है कि कोई काम हो जाता है तो पर्सन बढ़ाए नहीं जाते हैं, फिर क्लास होती नहीं है, और कोशिश रहेगी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।